व्यापकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में पैरानॉर्मल रिसर्च एक्सपर्ट टीम एक नई खोज में निकल चुकी थी। चैनल के लिए ये टीम बहुत ही लकी है। बहुत सारे हॉन्टेड जगहों पर जाकर इन्होंने रात बिताई है और ऐसे ऐसे फुटेज लेकर आए हैं कि सबकी हालत पतली हो गई है। लगभग सभी ये मानते हैं कि शायद इन लोगों के ऊपर वाले की थोड़ी ज्यादा ही कृपा है, क्योंकि ऐसी भयानक जगहों पे जाना, वहां पे शूटिंग करना, सब कुछ बहुत ही मुश्किल काम है। टीम के 5 सदस्य हैं। टीम लीडर अश्विन, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। कैमरा चलाता है विवेक। माहिम और अमीश इस काम में उसकी मदद करते हैं। और पूजा टीम की अकेली महिला सदस्य, जो वैसे तो अपने काम में काफी एक्सपर्ट है, मगर डरती बहुत ज्यादा है। बहुत दिनों से एक व्यक्ति का कॉल आ रहा था इस घर के बारे में। कहते हैं एक जमाने में अंग्रेज यहां पर रहा करते थे, मगर फिर अचानक ही ये घर खाली हो गया। शायद स्वतंत्रता के बाद वो लोग इसे छोड़कर चले गए, मगर तब से इस घर का बहुत ही बदनामी है। इवन धीरे धीरे हालत ये हो चुकी है कि गांव के बाहर एक जंगल सा बस गया इस घर के चारों ओर। लोग रात तो रात, दिन में भी इस घर की ओर जाने में डरते हैं। टीम जीप में बैठकर चल पड़ी थी। साथ में वो व्यक्ति जिसने ये खबर दी थी, अमृत सान्याल। गाड़ी दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही ने पूछा, अमृत बाबू, आपको कंफर्म है ना वो जगह हॉन्टेड ही है? अरे साहब, ऐसी जगह आज तक आप लोगों को नहीं मिली होगी। मैं तो कह रहा हूं आप खुश हो जाएंगे। हाँ चलिए, अच्छी बात है। बहुत दिनों से कोई अच्छी स्टोरी नहीं मिली थी और आपसे भी रिक्वेस्ट आ रही थी। आखिर हम लोग चल ही पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। गाड़ी अचानक एक जगह पर रुकी। सबने सोचा क्यों ना रात जागना है तो खा पी लिया जाए। ढाबे पर वो खाना खा रहे थे। ढाबे वाले ने कैमरा वगैरह देखकर पूछा, साहब शूटिंग होगी क्या फिल्म की? शूटिंग तो होगी, मगर फिल्म की नहीं। तो वो जो अंग्रेज बंगला है उसमें। और ये साहब क्या कह रहे हैं, वहां भूल के भी मत जाइए, उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा। और अमृत सान्याल की ओर देख के बोला, अबे तू अपनी बदमाशी से बाज नहीं आएगा? काहे लोगों को वहां लेके जा रहा है? साहब इस पर भरोसा मत करिए, ये बहुत बदमाश आदमी है। सबने मुड़कर उसकी ओर देखा। अरे साहब, ये लोग जलते हैं। अरे हम हिम्मत करके वहां गए हैं, सारी जानकारी लाए हैं, इस बात से लोग जलते हैं। आप लोग चलिए। तो सभी खाना खा के बंगले की ओर चल पड़े। बंगले से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोक देनी पड़ी, क्योंकि आगे रास्ता न था। कच्ची पगडंडी दोनों ओर जंगल से होते हुए वहां तक जाती थी। अमृत सान्याल बोला, साहब अब आप लोग आगे जाइए, हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। एक बोल पड़ा, अरे क्या बात कर रहे हो भाई? आप नहीं जाएंगे तो हमें वो जगह अच्छे से दिखाएगा कौन? नहीं साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं, आप लोगों को खबर दे दी, बस अब मुझे माफ कर दीजिए। मगर जगह को अच्छे से समझने के लिए किसी एक व्यक्ति का होना जरूरी था। काफी अच्छी रकम के ऑफर पर आखिर तक वो मान गया। सभी बंगले की ओर चल पड़े। आसपास का सुनसान वातावरण। बीच में खड़ा हुआ था एक बड़ा सा बंगला,
जो 2 मंजिला था। बंगले का सूनापन, आसपास का वातावरण एक डरावना माहौल तय कर रहा था। पूजा लगभग डरते हुए ही विपिन का हाथ पकड़कर बोली, अरे यार, आज पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अरे तू तो जन्म की डरपोक है, चल। सभी घर के पास पहुंचे। बाहर ही विवेक ने कैमरा चालू कर दिया। ओके, रोल कैमरा। अमित ने रिपोर्टिंग चालू की। नमस्कार, मैं अमित और इस वक्त आप देख रहे हैं एनकाउंटर टू घोस्ट सीरियल का ये नया पार्ट। इस वक्त हम खड़े हुए हैं इस बंगले में। बंगले के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं है, मगर हाँ ये है कि कहा जाता है ये अंग्रेजों के जमाने का बंगला है और गांव वाले मानते हैं कि बहुत बुरी तरह से ये हॉन्टेड है। अभी वो रिपोर्टिंग कर ही रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज सबके कान में पड़ी। वो चौंक पड़े। ये कैसी आवाज थी? अमृत सान्याल बोल पड़ा, यही तो असली चीज है साहब। उधर एक सुरंग है, सुरंग में क्या है पता नहीं, मगर ऐसी आवाजें आती रहती है। आइए आइए। सभी उस ओर चल पड़े। विवेक की कैमरे की फ्लैशलाइट की रोशनी में वो वहां पहुंचे। अमित ने एक बार फिर से रिपोर्टिंग चालू की। तो दोस्तों, अभी हम बंगले के अंदर नहीं गए हैं, हम पहुंचे हैं बंगले के पीछे इस सुरंग में। कहते हैं सुरंग में ही कुछ है और अभी आप लोगों ने भी सुना और कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ होगा कि हमें एक अजीब सी आवाज आई है। तो हमें लगता है सबसे पहले सुरंग से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। वो सभी सुरंग के पास पहुंच गए। सुरंग का रास्ता झाड़ पेड़ों से बंद था। समरेश ने एक लाठी उठाई आसपास से और उसे साफ करने लगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा एक रास्ता बना, सुरंग अंदर तक जाती थी। समरेश बोल पड़ा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। पूजा चीख पड़ी, अरे ये क्या कह रहे हो? हम लोग तो मकान के अंदर रिपोर्टिंग करने वाले थे, ये सुरंग उरंग में मत जाओ। तू डरती रहे, हमें तो जाना पड़ेगा, कहकर विवेक और बाकी चारों अंदर की ओर बढ़ चले। बाहर अमृत सान्याल और पूजा खड़े थे। वो लोग धीरे धीरे अंदर चले जा रहे थे। फ्लैशलाइट की रोशनी धीमी होने लगी। अचानक फिर वही भयानक आवाज। अब की बार अमृत सान्याल सिर पर पांव रखकर भागा और गायब हो गया। पूजा सुरंग के बाहर ही खड़ी रही, मगर बाहर का सुनसान वातावरण, झिंगुरों की आवाज उसे ज्यादा डरा रही थी। वो पीछे से बोल पड़ी, अरे रुको, मैं भी आती हूं। मगर सुरंग के अंदर अब रोशनी आनी बंद हो चुकी थी। वो लोग शायद दूर निकल गए थे। पूजा ने अपने मोबाइल टॉर्च जलाया और देखते देखते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चारों कैमरा रोलिंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर तक जाकर सुरंग बंद हो गई। विवेक बोला, चलो वापस चलते हैं, यहां तो कुछ है नहीं, मगर वो आवाज किस चीज की आ रही थी क्या पता यार, कहकर सभी वापस जाने लगे। मगर आश्चर्य, वो लोग जिधर से आए थे उधर ही चल रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आते समय जितना रास्ता तय किया उससे ज्यादा समय लग रहा है बाहर निकलने में। समरेश बोल पड़ा, ऐसा नहीं लग रहा हम लोग ज्यादा देर तक चल रहे, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? तभी वो चौंक पड़े। सामने दो रास्ते थे, एक लेफ्ट एक राइट की ओर जाती हुई। वो चौंके, अरे हम लोग तो सीधा आए थे, ये दो रास्ते कहां से आ गए? उधर पूजा धीरे धीरे अंदर चली आ रही थी। विवेक, समरेश, कहां हो तुम लोग? मगर कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। वो लगभग रोने लगी। मुझे छोड़कर कहां चले गए तुम लोग? वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी।
तभी उसने देखा आगे रास्ता 2 भागों में बटा हुआ था, एक लेफ्ट एक राइट की ओर। अचानक ही उसके कानों में आवाज पड़ी, Come to me. वो चौंक पड़ी। कौन कौन? Don't fear. I'm not hurt you. Come to me. पूजा को कुछ समझ में नहीं आया। वो मुड़कर वापस जाना चाहती थी, मगर जाए कहां? किधर से आई थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ ये 2 रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं। Come to me. Take right. आवाज बार बार कानों में पड़ रही थी। वो उसी ओर चल पड़ी। चारों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार उनके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने फैसला किया 2-2 के गुट में दोनों रास्तों से जाएंगे। वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट रखेंगे, बाहर जाने के रास्ता जिसे भी मिले वो इन्फॉर्म कर दे। अभी वो लोग जा ही रहे थे कि लेफ्ट साइड से अचानक वही भयानक आवाज आई और उसके साथ ही चीखने की आवाज आई। विवेक और समरेश साथ में थे। वो समझ चुके थे कि उनको दोनों साथी इस सुरंग के अंदर रहने वाली उस विभीषिका के हाथों मारे गए हैं। उन्होंने तेजी से उस रास्ते पर दौड़ना शुरू किया, मगर तभी उनके कानों में पड़ी कदमों की आवाज, जैसे कोई दौड़कर उनकी तरफ आ रहा है। विवेक ने कैमरे की फ्लैशलाइट जला दी और उसमें जो कुछ देखा उसे देखकर वो दोनों चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि दूर से वो दोनों दौड़कर उनकी तरफ आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो चौंक पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो यहां खड़े हैं, फिर वो दोनों दौड़कर उधर से कैसे आ रहे हैं? उन्हें कुछ समझ में आता इससे पहले ही उस तरफ से दौड़ के आ रहे समरेश ने समरेश पर आक्रमण कर दिया। समरेश को समझ पाता उससे पहले ही उसके गले में गिर चुके थे दांत और वो चीख पड़ा। समरेश ने समरेश को फाड़कर खाना शुरू कर दिया। विवेक कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसके हाथों से कैमरा गिर गया था जमीन पर और सामने खड़ा था विवेक। उसने भी उस पर हमला कर दिया। पूजा धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ी। सामने एक कमरा था। वो चौंक पड़ी। कमरे के अंदर फायरप्लेस में आग जल रही थी। उस आग की रोशनी में उसने देखा सामने कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था जो एकटक उसे देख रहा था। उसे देखते हुए बोला, कम टू मी, कम टू मी। पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ी, मगर एक पल ठहर गई। उसने देखा वो अंग्रेज उठकर अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। उसे समझ में नहीं आया वो क्या करे। वो अंग्रेज उसके पास पहुंचा और धीरे धीरे उसने हाथ उठाना शुरू किया। पूजा डर के मारे कांप उठी। उसे समझ में आ रहा था कि अगले ही पल वो हाथ उसकी गर्दन को पकड़कर मरोड़ देंगे। वो डर से चीखना चाहती थी, मगर जैसे उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। न उसके पांव चल रहे थे, न उसके गले से आवाज निकल रही थी। मगर अगले ही पल उस अंग्रेज ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर अपनी जेब से एक फोटो निकालकर पूजा की तरफ बढ़ाया। पूजा चौंक पड़ी। फोटो बहुत पुरानी थी, मगर उसमें पूजा की शक्ल की एक लड़की ब्रिटिश जमाने के कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोगों के साथ खड़ी थी। वो अंग्रेज बोल पड़ा, डॉटर यू। पूजा समझते देर न लगी, शायद उसका पिछला जन्म था। तभी वो अंग्रेज वापस अपनी कुर्सी के पास गया और वहीं रखी एक अलमारी खोलकर वो वापस आया। उसके हाथों में थे बहुत सारे सोने के मेडल। वो बोल पड़ा, Your take
टेक इट। पूजा ने उसके हाथ से वो मेडल ले लिया। अचानक उस अंग्रेज की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोल पड़ा, गो। पूजा कुछ समझ न पाई। वो तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकल आई। कमरे से बाहर निकलते ही वो चौंक पड़ी। सामने रास्ता था। वो तेज कदमों से दौड़कर उस सुरंग से बाहर निकल आई, मगर जैसे ही सुरंग के मुंह पर वो पहुंची, वो देखकर चौंक पड़ी। सामने उसके चारों साथियों की लाशें पड़ी थी। उसकी भयानक स्थिति देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। वो तेज कदमों से दौड़ने लगी। उस घर से दूर उस जंगल में खेतों को पार करते हुए किसी तरह से वो दौड़ते रही और दौड़ते दौड़ते वो जीप के पास पहुंच गए। मगर तब तक वो इतना थक चुकी थी कि बेहोश होकर गिर गई। सवेरे आंख खुली तो उसने देखा अमृत सान्याल पास ही बैठा था। मैडम, कैसी है आप? मैंने ही आपको बचाया है। अमृत सान्याल की मदद से पूजा किसी तरह शहर पहुंची और इसके बाद पुलिस ने काफी तलाश की। न्यूज चैनल के कर्मचारी होने की वजह से उनके हत्यारों की खोज में पुलिस ने बहुत समय लगा दिया। सुरंग के अंदर भी बहुत कुछ तलाशा गया, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चला। चारों रिपोर्टर्स की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। अलबत्ता इस बात का फायदा पूजा को बहुत हुआ। उसने न्यूज चैनल की नौकरी छोड़ दी। उन मेडल्स को बेच के उसे करीब 30 लाख रुपए मिले। उसने एक अच्छा सा बिजनेस चालू किया। अब वो एक सेटल्ड लाइफ में है। मगर हां, हर रात उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो अपने आप को इंग्लैंड के किसी शहर में देखती है, जहां पर वो खेल रही होती है उसी व्यक्ति के साथ जिसे उसने उस रात सुरंग में देखा था। मोहन और आदित्य नदी किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। आदित्य बोल पड़ा, अरे तूने कुछ कहा नहीं? उस अनुकृति ने इतनी आसानी से तुझे छोड़ दिया? मैं क्या कहता, तू बता। उसने कहा उसकी शादी तय हो गई है, बैंक में मैनेजर है लड़का। अरे उसकी 1 महीने की सैलरी मेरे 1 साल की तनख्वाह के बराबर है। ये सारी लड़कियां होती ऐसी धोखेबाज। सही कह रहा है तू, मगर यार 2 साल से वो तेरे साथ थी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े। टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश की तो पानी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। दौड़ पड़ा तेजी से। नहीं, रोकने की कोशिश की। अरे कहां जा रहा? देख, पानी में डूब जाएगा तो नशे में। अरे चुप रहे यार, देखने दे। मोहन तेजी से नदी में उतरा। अचानक वो देखकर चौंक गया। एक लड़की थी। उसने उसे पकड़कर किसी तरह से नदी के किनारे लाया। जमीन पर लिटाकर समझ में आया कि उसने काफी पानी पी लिया है। उसने उसके पेट पर जोर देकर पानी निकालने की कोशिश की। कुछ देर प्रयास से वो होश में आ गया। मोहन ने उससे पूछा, कौन हो तुम? नदी में कैसे? वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। बोल पड़ी, मुझे मरने क्यों नहीं दिया तुमने? मुझे मर जाने देते। उस लड़की ने बताया कि उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मां ने उसे पाला पोसा था, मगर 2 दिन पहले मां भी कैंसर से मारी गई। अकेली लड़की इस दुनिया में कैसे जीती, इसलिए आत्महत्या कर रही थी। मोहन बोल पड़ा, अरे आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है क्या?
वो लड़की बोल पड़ी, तो अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मोहन इस बात से आश्चर्यचकित था। सही तो बात है, उसने बचा तो लिया है उसे, मगर उसे छोड़े कहां? तभी उसने मनी मन फैसला किया, ठीक है तो मेरे साथ चलो। राकेश बोल पड़ा, क्या कर रहा, कौन अनजान लड़की तो कहां लेके जाएगा? देख, शराब के नशे में हूं मगर होश में हूं, इसको मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता। वो लड़की मोहन के साथ चली गई। कुछ दिनों में ही उस लड़की ने मोहन के लगभग सभी घर वालों का दिल जीत लिया। हालांकि शुरू में मोहन के माता पिता को भी अजीब लगा था कि कौन है क्या है, मगर उस लड़की के व्यवहार ने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। मोहन भी अब धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था और उस लड़की ने भी इस प्यार को स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी हो गई। जिंदगी सुखमय थी। उस लड़की का नाम था अल्पा। वो घर के कार्य में इतनी प्रवीण थी कि मोहन की मां तो जैसे बस अब आराम ही करती थी। मगर हां, अल्पा कभी खाना नहीं बनाती थी। उसने कहा था उसे खाना बनाने में डर लगता है। बचपन से ही उसे आग से डर का फोबिया है, इसलिए खाना बनाने के लिए काम करने वाली बाई रख ली गई। मोहन की जिंदगी बहुत ही सुखमय हो गई थी। मगर अचानक एक दिन मोहन के माता पिता किसी शादी में गए थे। मोहन उस दिन मीटिंग की वजह से ऑफिस से देर से लौटने वाला था। लोड शेडिंग की वजह से घर में अंधेरा हो गया। अल्पा बरामदे में बैठी हुई थी। खाना बनाने वाली बाई खाना बना रही थी। अंधेरा होने पर उसने कहा, रुकिए मेम साहब, मोमबत्ती जला के लाती हूं। तभी अल्पा चीख पड़ी, नहीं, मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। अरे तो क्या अंधेरे में रहेंगी? मैंने तुमसे कहा ना मोमबत्ती मत जलाना। मगर उसकी बात को अनसुना करते हुए बाई ने मोमबत्ती जला ली और अचानक उसके कानों में पड़ी अल्पा की भयानक चीख, तुझसे मोमबत्ती मत जलाना, अब तुझे मैं बताती हूँ। काम वाली बाई ने जो कुछ सामने देखा उसे देखकर वो घबरा उठी। उसकी आंखों के सामने अल्पा का पूरा शरीर आग में जल रहा था। वो जैसे भयानक चीख के साथ उसके ऊपर बढ़ रही थी। तभी अचानक लाइट आ गई, मगर इस सारी घटना से बाई बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसने सारी घटना मोहन की मां को बता दी, मगर मोहन की मां ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा बाई अजीब सी बातें कर रही। उसने धीरे से अल्पा से इस बारे में भी बात की। अल्पा ने कहा, मां जी, मैंने इसे एक दो बार पैसे चुराते हुए पकड़ा है, इसीलिए शायद ऐसी फालतू की बातें कर रही है, इसे काम से निकाल दीजिए। मगर इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ दिनों में वो बाई काम छोड़कर चली गई। एक अजीब डर था उसकी आंखों में। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो रहा था, मगर अचानक ही मोहन की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से पूरा खून चला जा रहा है। उस रात मोहन की मां ने जो कुछ देखा, इस बात से उनका शक पूरी तरह से विश्वास में बदल गया। वो उठकर वॉशरूम की ओर जा रही थी कि अचानक उन्होंने देखा मोहन का कमरा का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और उस कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही है। वो घबराकर उस ओर गई और उस छोटे से छेद से उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर उसे पसीना आ गया। उसने देखा अल्पा का पूरा शरीर आग में झुलस रहा है और मोहन के शरीर से निकल रहे अजीब से काले धुएं को वो अपने मुंह में सोखती जा रही है। इसे देखते ही वो वहां से चली आई। मगर अगले ही दिन उसने मोहन से इस बारे में बात की और अपने गुरु को घर बुलाया। घर पहुंचते ही गुरु ने कहा, बेवकूफ हो तुम लोग जो जाने बिना एक लड़की को घर ले आए। तुम्हें पता है वो कौन है? गुरु ने एक अनुष्ठान करने की बात कही
मगर गुरु के आते ही अल्पा घर से गायब हो गई। जिस तरह से आई थी उसी तरह से। अगले कुछ दिनों तक अल्पा की तलाश की जाती रही। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई गई मगर कुछ भी पता न चला। उस दिन शाम को मोहन वापस आ रहा था कि अचानक सड़क पर गाड़ी बिगड़ गई। सड़क सुनसान थी। पास ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई आकर खड़ा हुआ है। मुड़कर देखा तो चौंक पड़ा। उसके सामने अल्पा खड़ी हुई थी मगर उसका पूरा शरीर जला हुआ था। हाथ पांव चेहरे से मांस के लोथड़े गिर रहे थे। वो बोल पड़ी, मोहन, ये लोग तुम्हें साथ नहीं रहने देंगे। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उस दिन नदी में मैं भूख लगी थी तो मछली का शिकार करके खा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे बहाना करना पड़ा। मगर एक नजर में ही मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। मैं धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खत्म कर रही थी ताकि तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जा सकूं, मगर तुम्हारी उस माँ ने सारा काम बिगाड़ दिया। मगर अब कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ जाओगे। मगर तुम हो कौन? मैं पास ही झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की हूँ। वहाँ पर बड़े फ्लैट बनाने के लिए उन लोगों ने झोपड़ी में आग लगा दी थी। मेरा परिवार उसमें जिंदा जलकर मर गया, मगर मेरी शादी नहीं हुई थी। शायद इसी आस ने मेरी आत्मा को जिंदा रखा। आओ मोहन, आओ, मेरा बन जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे। अचानक ही मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुली तो वो घर पर था। आसपास काफी सारे लोग थे। उसके पिताजी पास ही बैठे हुए रो रहे थे। मां की बहुत तेज रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो घबरा कर उठ गया। तेज कदमों से बाहर की तरफ गया जहां लोगों की ज्यादा भीड़ थी, और तभी उसने देखा सामने एक अर्थी थी और उस अर्थी पर पड़ी हुई थी एक लाश, और ये लाश उसी की थी। तभी उसने आंखें उठाकर सामने देखा। अल्पा खड़ी थी। आओ मोहन, आ जाओ। अब तुम्हें मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।